नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बुलंदशहर से बड़ी खबर है, जहां अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। फैक्ट्री में तमंचा बनाने वाले 2 सौदागर गिरफ्तार। आम के बाग में चल रही थी तमंचा फैक्ट्री। अनूप शहर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने किया अवैध तमंचा फैक्ट्री का खुलासा। फैक्ट्री में तमंचा बनाने वाले 2 सौदागर गिरफ्तार और यह फैक्ट्री आम के बाग में चल रही थी। अनूप शहर पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2 सौदागर गिरफ्तार हुए हैं और साथ ही सामने अवैध तमंचे बरामद भी हुए हैं। जखीरा बरामद हुआ है, आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं। प्रभारी निरीक्षक अनूप शहर और उनकी टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर दबिश दी गई। ग्राम बक्सरा है, वहां पे एक ट्यूबवेल पर ये कार्य चल रहा था, तो 2 अभियुक्त जिसमें से गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से 12 बोर के 12 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 2 तमंचे 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस व 1 मोटरसाइकिल स्प्लेंडर बिना नंबर की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कदीम राजपूत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कदीम, बताइए किस तरीके से पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है, चूंकि जिस तरीके से आम के बाग में ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी, कितने लोगों को गिरफ्तार किया है, क्या क्या सामान इनसे बरामद हुआ है? कदीम। बिल्कुल गौरव, आपको बता दें कि बुलंदशहर में पुलिस द्वारा अवैध तमंचा फैक्ट्री को जब्त किया गया है, जिसमें 2 शातिर बदमाश भी गिरफ्तार किए गए हैं। गौरव, बता दें जिनके कब्जे से अवैध शस्त्र, कारतूस, एक बाइक व शस्त्र बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। बता दें कि बीती रात्रि में थाना अनूप शहर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम बक्सरा में ट्यूबवेल के पास बाग से 2 अभियुक्तों को चोरी की 1 मोटरसाइकिल व 14 तमंचे, 4 कारतूस एवं अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार करने में पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। जो कि गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम की अगर बात करें तो रवि पुत्र प्रताप निवासी शिवपुर थाना अनूप शहर का बताया जा रहा है। वहीं दूसरा जो राजू उर्फ राजुद्दीन है, पुत्र बाबूद्दीन निवासी ग्राम रेगसपुरी थाना जवा जनपद अलीगढ़ का बताया जा रहा है। बता दें कि दोनों ही छात्रों का आपराधिक इतिहास है, जो कि पुलिस द्वारा बताया गया है, जिन्हें अनूप शहर पुलिस ने गिरफ्तार कर गौरव कानूनी कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए कदीम। आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे द्वापर युग से आस्था का केंद्र राजा नहुस की नगरी अहिनिवार धाम, जहां दूर दूर से श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा करने आते हैं। लखनऊ जनपद के निगोहा गांव के पास प्रकृति की गोद में बसा है द्वापर युग से आस्था का केंद्र राजा नहुर की नगरी अहिनिवार धाम, जो आज भी लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में गया धाम को जाने वाले पहला पिंडदान यही करते हैं और माना जाता है कि तभी पूर्वजों की आत्म शांति के लिए की गई पूजा पूर्ण होती है। हर खबर चैनल संवाददाता दीपचंद मिश्रा ने अहिनिवार धाम पहुंचकर जायजा लिया इस ऐतिहासिक और आस्था के केंद्र अहिनिवार धाम का। मान्यता है कि अज्ञातवास के समय मंदिर प्रांगण के ठीक सामने स्थित चंद्र सरोवर में पानी पीने गए पांडवों के मूर्छित होने की कहानी यहीं से जुड़ी है। स्थानीय लोगों के अनुसार यही वे सरोवर है जब यक्ष के 5 प्रश्नों का उत्तर पांडव नहीं दे पाए थे और उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर को पांडवों के बड़े भाई थे, उन्होंने यक्ष के 5 प्रश्नों का उत्तर दिया था, तभी पांडव पुनः जीवित हुए थे। राजा नहुस की नगरी अहिरवाड़ धाम, जो कि लखनऊ जनपद के निगोहा गांव के पास है, आज मैं वहां मौजूद हूं। यहाँ की कुछ हकीकत है, कुछ फसाना है। हकीकत ये है कि यहाँ पर जो है द्वापर काल में जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था, तो यहाँ पर जो है ये आप तालाब देख रहे हैं, इसको कहते हैं चंद्र सरोवर। इस सरोवर में पांडव लोग पानी पीने आए थे, जल पीने आए थे। उसके बाद यहाँ से यक्ष देवता प्रकट हुए थे, उन्होंने जो है 5 सवाल किए। 5 सवालों के जवाब न देने के एवज में इन चारों भाइयों को मूर्छित होना पड़ा था। उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर, जो कि
सत्य के पर्यायवाची हैं, उन्होंने आकर के 5 सवालों का जवाब दिया था। तब उनके भाई जो है फिर से होश में आए थे। आज मैं उसी हकीकत को जानने के लिए आया हूं कि आखिर वाकई में ये जो सरोवर है और जो कहानियां हैं जो किताबों में पढ़ते हैं, क्या सच्चाई है उसमें। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या मान्यता है और यहाँ की इस तालाब की क्या पौराणिक कथा है। आइए जानते हैं उनसे। अहिरवाड़ धाम, जब गया करने आप जाते हैं, हिंदू धर्म में जब गया का बड़ा महत्व है, जब गया करने जाते हैं तो पहला पिंडदान यहाँ पर होता है। और अभी बता रहे थे वैसे जो ग्रामीण है कि अगर सोमवारी अमावस पड़ जाती तो गया धाम यही बन जाता। जो गया धाम आजकल जो है बौद्ध गया बिहार में है, वो यहाँ होता। चलिए आगे मंदिर की और क्या है मान्यता, मैं मंदिर चलकर आपको दिखाता हूँ, वहाँ की पुजारी से बात करता हूँ। बने रहिए हमारे साथ। दिखाता हूँ भीम रसोई। थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, अंधेरा है, डरावना दृश्य है, लेकिन मैं जाऊंगा। आइए मैं दिखाता हूँ भीम रसोई कैसी है। मैं कैमरा मैन से कहूंगा कि वो मुझे फॉलो करे और भीम रसोई तक हमें ले जाने के लिए मदद करें, हमारी सहायता करें। ये भीम रसोई की सीढ़ियां हैं। यहाँ पर जो है खाना बनता था उस समय जब अज्ञातवास में पांडु लोग रहा करते थे वनवास में। तो ये भीम रसोई में मैं आ गया। भीम रसोई क्योंकि आज के आदमी क्योंकि मैं मंदिर का दृश्य बदल गया है, सब काला काला लग रहा है, रात का माहौल लग रहा है, रात का समय लग रहा है, लेकिन मैं आया हूँ यहाँ पर। ये भीम रसोई का दृश्य है। उस समय कुछ और था, अब परिवर्तन ज्यादा हो गया क्योंकि मंदिर का जो है जीर्णोद्धार भी हुआ है, बाकायदा समिति बनी हुई है, इसलिए यहाँ पर जो है ये नजारा देख रहे हैं, नजारा बदल चुका है। पहले ये पत्थरों में हुआ करता था, अब मंदिर के आगे हो गया। चलिए दिखाता हूँ। मंदिर के अंदर में मैंने आपको सरोवर बताया, उसके बाद मंदिर की महत्ता बताई, पुजारी जी से बात की। अब मैं 2 मूर्त आपको दिखा रहा हूँ जिसके लिए अहिरवाड़ धाम फेमस है, मशहूर है। ये आप देख रहे हैं, ये राजा नहुस की 2 प्रतिमाएं जो अजगर युग में चले गए थे। इन्होंने ही पांडु चारों भाइयों को जकड़ रखा है जब लोग पानी पीने आए थे चंद्र सरोवर में। जैसा कि कहानियां हैं और किस्से हैं, तमाम ग्रंथों में है, वेदों में लिखा हुआ है। अहिरवाड़ धाम जो है उसका विशेष महत्व। कौन कहता है पृथ्वी पर ईश्वर नहीं है? ईश्वर है, दिखता नहीं है। ईश्वर ना हो तो हम आप बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए धरती पर ब्रह्म ईश्वर परमात्मा है। मंदिर के बारे में और आगे क्या जानकारियां हैं, चलिए आगे दिखाता हूँ। सरोवर के बारे में मैंने आपको बताया, जहाँ पर पांडु मूर्छित हुए। उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने जवाब दिया। उसके बाद उनके भाई जो है फिर से होश में आए। अब मैं मंदिर के अंदर आ गया हूँ। मंदिर के अंदर आने के बाद सबसे पहले जो मेरी नजर है यहाँ पर पड़ी, ये गोल आकृति बनी हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा इस आकृति के अंदर जो है दूध रखा हुआ है, जो कि धनतेरस के दिन निकाला जाएगा और 1 वर्ष तक दूध ऐसे रखा रहता है। इस दूध से खीर बनती है। उसके बाद ये खीर पूरे भक्तों में बांटी जाती है। ना तो खीर कम पड़ती है, ना दूध कम पड़ता है। इसका क्या रहस्य, इसके लिए पुजारी जी बैठे हैं, इनसे हम बात करते हैं कि आखिर मंदिर की मान्यता क्या है और ये दूध खराब नहीं होता है 1 वर्ष तक, इसके पीछे राज क्या है और ऐसे दूध रखा रहता है। आइए जानते हैं पुजारी जी से। इसमें जो दूध रखा हुआ है 1 वर्ष तक खराब नहीं होता है, तो इसको दूध को कहाँ से रखते हैं आप? ये नीचे जो चिन्ह बना हुआ है, ये जो बना हुआ है, यहाँ से दूध रखते हैं, ये निकालते हैं, यही तोड़ करके निकाला जाएगा। दूध कितना होता होगा लगभग? 2.5 लीटर रखा जाता है संपूर्ण में, कांच के बर्तन में। चलिए, ये तो रहा एक विशेषता, ये रहा ईश्वरीय प्रताप। अब मैं मंदिर की और आगे कहानी दिखाता हूँ। बने गुरु जी, यहाँ पर दूध रखा हुआ है, इसके बारे में कुछ बताइए, दूध खराब क्यों नहीं होता? ये तो एक ईश्वरीय लीला है। और सर्वप्रथम मैं हर खबर मीडिया चैनल को अहिरवाड़ धाम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। सेवा के लिए जो अवसर लिया, यहाँ के लिए प्रचार प्रसार के लिए यहाँ योगदान किया है। ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और ये महाराज चंद्रवंशी नहुस थे, राजा हुए हैं, जिन्होंने स्वर्ग दिग्विजय करके इंद्र पद प्राप्त किया था। इंद्र की अनुपस्थिति में जिसमें व्रता सुखावत किया इंद्र ने, तो गुप्तवास में रहने के लिए इन्हें गुप्तवास में रहना पड़ा। तो उस समय में उनकी अनुपस्थिति काल में देवराज के पद पर अभिषिक्त होकर के नहुस ने स्वर्ग पर शासन किया। मंदिर की मान्यता के बारे में पुजारी ने बताया कि सरोवर का जल ग्रहण करने से सारे रोग मिट जाते हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। राजा नहुस की नगरिया अहिरवाड़ धाम के बारे में मैंने सब कुछ बताया आपको, पुजारी ने बताया, यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया, मान्यता क्या है, सब कुछ बताया गया।
यहाँ पर एक बार आने से आपके सारे कष्ट मिट जाते हैं। इसलिए हर खबर आपसे गुजारिश करता है कि इस बार धनतेरस को आइए और मंदिर में रखे दूध का प्रसाद ग्रहण कीजिए, ताकि आपका जीवन सफल हो सके, सुखमय हो सके। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ दीप्त मिश्रा, हर खबर लखनऊ। उधर खुर्जा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 5 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए शूटर्स के पास से 1 लाख रुपए, एक पिस्टल, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि ये शूटर्स इदरीस हत्याकांड के आरोपी सरफराज की कोर्ट में पेशी के दौरान हत्या करने वाले। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मुठभेड़ को अपराध पुलिस को स्वाट टीम द्वारा हत्या की योजना बनाते हुए 5 अभियुक्तों को पुलिस ने मुठभेड़ को अपराध, अवैध असलहा, कारतूस और 1 लाख रुपए नगद के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में खुर्जा नगर थाने पर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त समीर, बिलाल, तालिब, शकील और शोएब हैं, जिनके पास से 1 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस, 1 तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और 1 लाख नगद रुपए। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं मुरादाबाद से। बड़ी खबर है, जहां शादी के घर में पसरा मातम। शादी वाले घर से उठे 5 जनाजे, मकान में आग लगने से हुई मौत। सभी शवों को नमाज के बाद किया दफन। थाना गल शहीद इलाके के लंगड़े की पुलिया का यह पूरा मामला। बड़ी खबर इस वक्त की, थाना गल शहीद इलाके के लंगड़े की पुलिया का यह पूरा मामला। शादी के घर में पसरा मातम। शादी वाले घर से उठे 5 जनाजे, मकान में आग लगने से हुई मौत। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, शादी वाले घर से 5 जनाजे। मुरादाबाद से ये तस्वीरें हैं, जहां नमाज के बाद दफन किया गया। गमगीन माहौल। आगे बढ़ते हैं। विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी और डीएम संजय कुमार खत्री ने बक्सी बांध पहुंचकर नाव से बाघड़ा, सलौरी के साथ ही अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया और बाढ़ प्रभावित लोगों को बाढ़ राहत पैकेट, पीने के पानी और खाने की सामग्री वितरित की। डीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए लोगों से प्रशासन के द्वारा बनाए गए बाढ़ राहत शिविरों में रहने की अपील की और बताया कि बाढ़ राहत केंद्रों में बाढ़ पीड़ितों के लिए खाना, नाश्ता, पानी, प्रकाश, दवाएं और सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने भी बाढ़ प्रभावित लोगों और निचले इलाकों में रह रहे लोगों से बाढ़ की संभावनाओं को देखते हुए जल्द से जल्द बाढ़ राहत शिविरों में रहने की बात कही। डीएम ने सभी उपजिलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में निरंतर भ्रमणशील रहकर स्थिति का जायजा लेते रहने का तथा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित करने के निर्देश दिए। उधर रायबरेली के 1 दिवसीय दौरे पर रही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सलोन एनिमल ब्रीडिंग सेंटर का निरीक्षण किया। राज्यपाल के दौरे को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क रहा। बता दें कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्यपाल ने एनिमल बिल्डिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन संस्था के महत्वपूर्ण कार्यों का सराहा। स्वीट रेवोल्यूशन के अंतर्गत मधुमक्खी पालन और औक शहद उत्पादन मिशन के अंतर्गत एनिमल ब्रीडिंग सेंटर सलोन में वितरण का भी शुभारंभ किया गया। योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नेतृत्व में हो रहा है, जिसमें राज्यपाल ने ग्रामीण महिला किसानों को भी संबोधित किया। बैठ गई सर, बैठ गई गाड़ी। रायबरेली से खबर है, जहां सलोन एनिमल ब्रीडिंग सेंटर का निरीक्षण किया गया, जिसमें कि राज्यपाल ने सेंटर का निरीक्षण किया।
उधर मथुरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में एक बच्चा चोरी हो गया। बच्चा चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि आरोपी किस तरीके से स्टेशन पर आता है और सोते हुए बच्चे को उठाकर ले जाता है। आपको बता दें कि एक ही महीने में रेलवे स्टेशन से 2 बच्चे चोरी हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक किसी भी वारदात का खुलासा नहीं कर पाई है। सूचना मिलने पर जीआरपी के सीओ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। सीओ ने बताया कि आरोपी की सीसीटीवी की आधार पर पहचान की जा रही है और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 8 से एक बच्चा कल सुबह चोरी हुआ है। इस संबंध में बच्चे की माता ने एफआईआर दर्ज कराई है थाना जीआरपी मथुरा जंक्शन पर, जिसमें एफआईआर दर्ज हो गई है। विवेचना चल रही है, टीमें गठित कर दी गई हैं, जल्दी बच्चे को बरामद कर लिया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहम्मद फारूक, क्या कुछ माजरा है? मथुरा जंक्शन पर एक बार फिर से बच्चा चोरी की घटना, आप सीसीटीवी फुटेज भी इसमें सामने आया है कि किस तरीके से सोते हुए बच्चे को उठाकर ले जा रहा है। जी गौरव, ये मामला मथुरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 और 9 से चोरी हुए बच्चे का है। असल में वो बच्चा जब चोरी कर रहा था, वो चोर, तो उस समय सीसीटीवी में वो सारा मामला जो है कैद हो गया। और ये मथुरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 और 9 का है जो बच्चा चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में पूरी तरीके से कैद हो गई। वहीं पुलिस भी सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। असल में ये मामला जो है दूसरा हुआ है बच्चा चोरी का, और स्क्रीन में आप साफ देख सकते हैं कि आरोपी किस तरीके से स्टेशन पर आता है और सोते हुए बच्चे को उठाकर ले जाता है। एक ही महीने में रेलवे स्टेशन से 2 बच्चों के चोरी हो जाना एक बहुत ही शर्मनाक, और पुलिस इसका अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। लेकिन खुलासा न होने की वजह से इनको जो है, जो उनके परिजन हैं, बच्चे के परिवार वाले हैं, माता पिता, उनका भी जो है गुस्सा हमें देखने को मिला। और उन्होंने भी जो है इस तरीके का पुलिस पर एक आरोप लगाया कि पुलिस जो है नाकाम रहती है, ये हमारा दूसरा बच्चा है। और लोगों ने भी जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर बताया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मोहम्मद फारूक आपका। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। हमीरपुर से बड़ी खबर है, जहां पर बाढ़ का कहर लगातार जारी है। घरों में फंसे लोगों को निकाला जा रहा सुरक्षित। एनडीआरएफ और पुलिस टीम कर रही है रेस्क्यू। यमुना और बेतवा नदी का स्तर बढ़ा, बांधों से छोड़ा जा रहा लगातार पानी। खतरे के निशान से ऊपर बह रही दोनों नदियां। आसपास के गांव आए बाढ़ की चपेट में। बड़ी खबर इस वक्त की, बाढ़ आने से पलायन करने को लोग मजबूर हैं। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। बांधों से छोड़ा जा रहा पानी। हमीरपुर से बड़ी खबर, बाढ़ का कहर लगातार जारी है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं यमुना और बेतवा। ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। और उसकी तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से पानी की जद में गांव। उधर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद का चुनाव गुरुवार को चारबाग बस स्टेशन पर हुआ। इस चुनाव में चंद्रशेखर पांडे को 46वीं बार प्रांतीय अध्यक्ष और गिरीश चंद्र मिश्र को 10वीं बार महामंत्री पद पर निर्विरोध चुना गया। बता दें कि केंद्रीय प्रबंधन समिति के चुनाव में प्रदेश भर के 213 इकाइयों और 20 क्षेत्रीय इकाइयों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। परिषद के केंद्रीय और प्रांतीय पदाधिकारियों के चुनाव अधिकारी और इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र की निगरानी में यह चुनाव हुआ। वहीं चुनाव में चंद्रशेखर पांडे को 46वीं बार प्रांतीय अध्यक्ष और गिरीश चंद्र मिश्र को 10वीं बार महामंत्री पद पर निर्विरोध चुना गया। तो वाले दिनों में इस चुनौती को स्वीकार करके और इससे आगे बढ़ना है। ये जरूर है कि हमारा हौसला कायम है। हमारा संगठन पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। 213 प्राइमरी ब्रांचेज इसकी पूरे प्रदेश में काम करती हैं और हर रीजन में हमारी रीजनल बॉडी काम करती है और फिर ये सेंट्रल बॉडी है। तो पूरा एक स्ट्रक्चर है इसका और एक हमने इतिहास बनाया है
इस आधार पर जो हमारे पास लड़ाकू टीम है, जो आज टीम बनी है, और नीचे तक जो शाखाओं के चुनाव हुए, क्षेत्र के चुनाव हुए, वहां जो हमारी टीम बनी है वो हमें यह हौसला हमारा बढ़ाती है। कर्मचारी का सहयोग हमेशा हमारे साथ रहा और जब से कारपोरेशन गठित हुआ है 1972 से लगातार हमारे साथ सहयोग रहा और उसी का परिणाम है कि 72 से लेकर के आज तक जितने इनके संगठन के चुनाव हुए और सारे चुनाव में अध्यक्ष मैं जीतता रहा हूँ, आज भी अध्यक्ष। तो इस तरह से 51 साल करीब हो गया। कर्मचारी सहयोग हमेशा रहा है। कर्मचारियों के 75% कर्मचारियों की वफादारी निष्ठा हमारे साथ रही। उधर बेटे की चाहत ने एक महिला को अपने ही मासूम भतीजे का हत्यारा बना डाला। आपको बता दें कि मामला अमरोहा का है, जहां घर में सो रहे पौने 2 वर्ष के बच्चे का अपहरण कर उसकी निर्मम तरीके से हत्या करने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है और साथ ही हत्या के आरोपी चाची और तांत्रिक को गिरफ्तार भी कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार महिला को एक तांत्रिक ने मासूम की बलि देने के लिए बोला था। जिस मासूम को महिला ने बलि चढ़ाया वह उसकी चाची निकली। महिला ने तांत्रिक के इशारे पर मासूम की हत्या कर दी। उसके बाद तांत्रिक ने हत्यारोपी चाची को भरोसा दिलाया था कि ऐसा करने से उसे बेटा पैदा हो जाएगा। वहीं पुलिस ने हत्यारोपी चाची और तांत्रिक को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं अब आगे की कार्रवाई कोर्ट की ओर से की जा रही है। कि बच्चे को घर में पहले उसका गला दबाकर उसका मुंह बंद करके उसको मारा गया, फिर उसके बाद में बाहर खेत में ले जाके बच्चे का पैर काट के फिर बाद में उसको जो तांत्रिक विद्या के अनुसार उसको मारा गया। क्योंकि तांत्रिक का कहना था कि इसमें जो पहले इस औरत की, इस महिला के 3 बार बच्चे नहीं हुए थे, तो एक बलि देने के चक्कर में इसकी बच्चे की हत्या की गई। जो आला कत्ल था वो भी बरामद किया गया है। तो इसमें 2, एक प्रेमवती और एक नसीम अली जो तांत्रिक है, इनको जेल भेजा जा रहा है। जी हाँ, उनके घर से जब तलाशी ली गई तो वहां पे तांत्रिक में जो भी वस्तुएं यूज होती हैं वो सारी वहां मौके से बरामद हुई उनके घर से। कन्नौज पुलिस को और ज्यादा हाईटेक बनाने के लिए एसपी कुंवर अनुपम सिंह विशेषज्ञों की सलाह ले रहे हैं। इसके तहत साइबर सेल और सोशल मीडिया सेल को अपग्रेड कर नई चुनौतियों का सामना करने की तैयारी की जा रही है। इसी के साथ जिले में अपराधों में लगाम लगाने के लिए एसपी अनुपम सिंह ने कार्रवाई करते हुए जिले में पिछले 15 दिनों से 300 से ज्यादा लोगों को शांति भंग के धाराओं में गिरफ्तार किया है। साथ ही बता दें कि एसपी अनुपम सिंह का कहना है कि थानावार शांति भंग करने वालों की लिस्ट तैयार की जा रही है और बड़े पैमाने पर आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और जल्द ही जनता को जिले की पुलिस में बड़ा बदलाव नजर आएगा। जनपद में कानून और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रिवेंटिव एक्शन योजनाबद्ध तरीके से बल्क में किए जा रहे हैं। इसके लिए प्राथमिक तौर पे अपराधियों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध गुंडा, गैंगस्टर एक्ट, हिस्ट्री कार्रवाई, अपराधियों के गैंग पंजीकरण करने की कार्रवाई और प्रचलित है। उधर कन्नौज जिला अस्पताल अपनी अव्यवस्थाओं को लेकर अक्सर चर्चा में रहता है। कभी यहां मरीज को कंधे पर लेकर परिजन भटकते नजर आते हैं तो कभी यहां बिना इलाज के मरीज को भगा दिया जाता है। वहीं जिला अस्पताल की बदतर अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए सीएमएस खुद जुट गए हैं। बता दें कि शुक्रवार को सीएमएस अस्पताल के रूटीन निरीक्षण पर निकले। यहां सीएमएस ने इमरजेंसी वार्ड में बिना बेडशीट के मरीज को पड़ा देखा तो वह खुद ही वार्ड बॉय बन गए। सीएमएस ने शीट लाकर बेड पर बिछाई और मौजूद स्टाफ को इमरजेंसी मरीज देखने के तरीके बताए। साथ ही सीएमएस ने उम्मीद जताई कि जल्द जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी। देखिए, ये रूटीन निरीक्षण है, मैं रोज ही करता हूं और बार बार बताने के बाद यदि कार्मिक कोई सुधार नहीं कर रहे हैं तो उसमें आगे की प्रक्रिया होनी चाहिए। इस करके मैं विशेष करके ध्यान देके मैंने निरीक्षण किया कि वहां पे बेडिंग के मामले में उन लोगों को बार बार निर्देशित किया जाता है, तब पर भी वो ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। यदि नहीं कर पा रहे तो उनका प्रशिक्षण ग्रहण करें, दोबारा से करें।
उधर स्वर्णिम रजत व्यापार में आ रही जटिलताओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सराफा एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जा मिला और उन्हें व्यापार में आ रही जटिलताओं के संबंध में अवगत कराया, जिसका माननीय ने तत्काल समाधान करते हुए व्यापार को भारत की सरकार की योजना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सरलीकरण कराने के महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। बता दें कि होटल रेगनेंट निराला नगर में उत्तर प्रदेश सराफा एसोसिएशन के तत्वावधान में लखनऊ सराफा एसोसिएशन राजनाथ सिंह जी का सम्मान समारोह आयोजित कर रहा है। उधर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर ट्रैफिक पुलिस पदाधिकारी काफी मेहनत कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की मेहनत की देन है कि शहर में सड़क जाम की स्थिति पैदा नहीं हो रही है। बता दें कि लखनऊ के हर एक मेन सड़कों पर खास तौर पर बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है। हर क्षेत्र में कमिश्नरेट पुलिस समय समय पर पैदल गश्त करके या फिर अपने संसाधनों से मौके पर पहुंच रही है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा ना हो। बता दें कि आपको लगातार डीसीपी अपर्णा रजत कौशिक के नेतृत्व में हुसैनगंज पुलिस और डीसीपी एस चिनप्पा के नेतृत्व में नाका थाना पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था और अतिक्रमण को हटाने के लिए चारबाग में लगा है। वहीं चारबाग की स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ में डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर पैर पसारने लगा है। डेंगू मरीजों की संख्या, लक्षण व जांच की बारे में सीएमओ जीएम शुक्ल ने बताया कि डेंगू के लगभग 3 केस सामने आए हैं। इसमें से पट्टी सीएचसी से 2 और सुखपाल नगर सीएचसी से 1 केस सामने आया है। इसकी जांच किट द्वारा की जा रही है। सीएमओ साहब, डेंगू के बचाव हमारे जनपद में अभी 2 मरीज डेंगू के थे, एक सुखपाल नगर क्षेत्र में और एक पट्टी क्षेत्र से 2 मरीज चिन्हित किए गए हैं, जिनका कि इलाज कर दिया गया है। साथ ही अभी आज एक मरीज, अन्य मरीज जो है वो भी डेंगू पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ है, उसके भी इलाज की व्यवस्था की जा रही है। डेंगू और मलेरिया इत्यादि वेक्टर बॉर्न डिजीजों के रोकथाम के लिए उस एरिया में जो भी कंटेनमेंट एरिया है वहां सब छिड़काव करके और निरोधात्मक कार्रवाइयां संपूर्ण करते हैं। सीएमओ साहब, डेंगू के बचाव के लिए प्रचार प्रसार किस प्रकार से कराया? प्रतापगढ़ से खबर है, जहां डेंगू वायरल फीवर के बड़े मरीज अभी तक 3 केस सामने आए हैं, जिसमें कि डेंगू, वायरल फीवर के लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर 3 केस सामने आए हैं। तो अभी तक 3 केस सामने आए हैं। डेंगू, वायरल फीवर के लगातार लोगों में लक्षण दिखाई दे रहे हैं और मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं। उधर लखनऊ में सीवर की सफाई के दौरान जान गंवाने वालों के आश्रितों की मदद के लिए लखनऊ समेत 7 जिलों से रिपोर्ट तलब की गई। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने जलकल नगर निगम के जीएम राम कैलाश जी से बातचीत की। आपको भी सुनाते हैं। मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जलकल विभाग में, और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं राम कैलाश जी, जो यहाँ के जीएम हैं। इनसे जानते हैं कि क्या है पूरी तैयारी। सर, ये जिस तरह सेप्टिक टैंक को लेकर कई मृत्युएं हुई पिछले 10 सालों में, अभी हम बात करें तो स्थानीय निकाय निदेशक द्वारा एक लखनऊ के और जो 7 जिले हैं, इन जिलों से यहाँ के जो संबंधित डीएम हैं उनसे रिपोर्ट मांगी गई है कि जो पिछले 10 सालों में मृत्यु हुई है, उन मृत्यु की क्या रिपोर्ट है, उनको मुआवजे दिए जाएंगे। पूरा मामला क्या है? देखिए सर, पहले सीवर सफाई का काम जो था विभागीय तौर पे या तो विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा था या फिर कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स फर्म के आदमी हुआ करते थे, सीवर सफाई में संलग्न थे। अब तो फिलहाल लखनऊ राजधानी में एक एजेंसी नई, जो कि 1 सिटी 1 ऑपरेटर के तहत एक ही फर्म को दे दिया गया है, मैसर्स स्वेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को,
तो वो तो अपने सेफ्टी इक्विपमेंट के ही थ्रू कर रही है। हालांकि एक एक्सीडेंट उनके केस में भी मार्च के माह में हो गया था सडन, कि 2 व्यक्तियों की डेथ हो गई थी। उनके परिवार को उन्होंने मुआवजा भी दिया और नौकरी उनको जो है आउटसोर्सिंग पे लगवा दी गई। लेकिन इससे पहले क्या था कि 2019 से पहले जो हो रहा था उसमें ज्यादातर यही होता था कि कई प्रकार से सेप्टिक टैंक में कुछ लोग जो थे लालच के वशीभूत होकर उतर जाते थे। वो प्राइवेट क्लीनर्स होते थे, अपने बेचते थे, आदमी जाके उसको करते थे, तो उसमें डेथ हो जाती थी। या सीवर लाइन का गहरा मैनुअल होता था, काफी समय से लाइन बंद पड़ी है, उसमें होता था। लेकिन सेफ्टी इक्विपमेंट्स हमारे विभागों में तो हम लोग उस समय यूज कर रहे थे। फर्में कई ऐसी थी जो नहीं यूज कर रही, तो अक्सर एक्सीडेंट्स उन्हीं फर्मों के साथ ही हुआ करता था, उनके आदमियों को था। उस समय तात्कालिक सहायता देने के लिए कोई नियम वगैरह था नहीं। ये था कि उनके कोई उत्तराधिकारी मिलते तो उनको नौकरी वगैरह पे मृतक आश्रित में तुरंत लगा दिया जाता था, या आर्थिक धनराशि फर्म के थ्रू उसको उपलब्ध करा दी जाती थी। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश हुआ था 2013 का याचिका थी, उसमें 2017 में आदेश हुआ है। तो उसमें जो था मृतक आश्रित चाहे सीवर की सफाई के दौरान हो या सेप्टिक टैंक में मृत हो, उनको 10 लाख रुपए विभाग को हर हाल में आर्थिक सहायता प्रदान करना यदि उसकी डेथ होती है। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग लगातार इसके ऊपर मीटिंगें लेता रहा है पिछले समय से। लास्ट ईयर में देख रहा हूँ सितंबर के बाद से कंटिन्यू। तो उन्होंने टोटल 50 लोगों की लिस्ट हम यूपी को भेजी थी। 50 में इस समय डायरेक्टरेट में 29 लोगों का भुगतान हो चुका है, क्योंकि मैडम के लेटर हमारे पास है, इसको मैं आपको बता दूं। इसमें 29 लोगों को भुगतान हो चुका है। बाकी शेष ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में अलग अलग जिलों में ढूंढा जा रहा होगा। यहाँ लखनऊ में भी हम अभी कई 11 व्यक्ति ऐसे हैं। 11 में यहाँ टोटल लखनऊ में हमारे पास जो टोटल सूची आई थी उसमें 20 लोग थे। 20 में एक आदमी जो था वो तो यहाँ का था नहीं, वो सफदरगंज लखनऊ जो था वो यहाँ है नहीं, ये बाराबंकी का था। तो ये बाराबंकी जनपद को रिफर करा दिया गया था, बता दिया गया था उनको कि वहाँ इसको पता कराएं। बाकी जो इसमें से 10 लोग हैं इनको हम लोग लगातार पता करें, इनके मकानों पर भी भेजे हैं। 2 का भी इसमें से मिलने की संभावना है, शायद मिल जाए। बाकी जो 8 का कहीं इतना पता नहीं चल रहा कि उसमें जिलाधिकारी महोदय ने तत्कालीन उस समय जो लेखपालों को और एसडीएम्स को लगाकर इनको ढूंढवाया था। तो ये लोग पहले रहते थे बस्ती छोड़कर चले गए कहीं ना कहीं। तरह से प्रयास कर रही है कि जो मृत लोग हैं उनके आश्रितों को मुआवजा मिल सके, जिसमें से मेरे पास लिस्ट है। स्वर्गीय श्याम बहादुर जी की है, स्वर्गीय पप्पू वाल्मीकि हैं, स्वर्गीय मुकेश वाल्मीकि हैं, स्वर्गीय रजत हैं, स्वर्गीय बच्चे लाल वाल्मीकि हैं, स्वर्गीय धीरज हैं, जिनका किन्हीं कारणों से बता रहे हैं कि नहीं मिलना है। बाकी स्वर्गीय रमेश कुमार हैं, स्वर्गीय सफदर अली हैं, स्वर्गीय अफसर अली हैं, स्वर्गीय धीरज हैं, जिनको लगातार प्रयास किया जा रहा है ढूंढने का कि इनके घर परिवार के किसी संबंधियों से मुलाकात हो सके, इनको मुआवजे की राशि दी जा सके। अब ये देखने वाली बात है कि इन लोगों की किस तरीके से मुलाकात होती है, इनको धनराशि कैसे मिलती है, और सबसे बड़ी बात ये करते हैं कि ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, इसको लेकर नगर निगम या जल निगम लगातार प्रयासरत रहती है कि अपने सेफ्टी को पूरी सेफ्टी की तरीके से सेप्टिक टैंक में या फिर सीवर लाइन में उतारा जाए। अब देखने वाली बात है इस तरह की घटना आगे ना घटे। कैमरामैन साकेत के साथ आनंद सिंह, हर खबर लखनऊ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।